हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स हब। तो बायोलॉजी सीरीज में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डिजीज अर्थात मानव रोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाए तो आप में से किसी का भी यह क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर रोग होते क्या हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अनियमितता या डिस्टरबेंस को रोग कहते हैं। रोगी होने के बाद क्या है, व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता और चिड़चिड़ा हो जाता है। इन रोगों के निवारण के लिए हम दवाओं का सहारा लेते हैं। और दवाओं का अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वह दवाओं का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोक्रेट्स के द्वारा किया गया था। और इसी कारण हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का पिता या फादर ऑफ मेडिकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इंट्रो मानव रोग के बारे में। अब हम देखेंगे कि यह कितने टाइप का होता है। तो मानव रोग दो टाइप का है। पहला कंजेनाइटल डिजीज या जन्मजात रोग, और इसकी दूसरी टाइप है एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं, यानी कि वे रोग जो कि जन्म से व्यक्ति में उपस्थित हैं। तो जन्म से अगर व्यक्ति में उपस्थित है, यानी कि कहीं ना कहीं जो वह रोग है वह आनुवांशिकी में परिवर्तन के आने के कारण व्यक्ति में रोग हुआ है, इसलिए इन रोगों को आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो भ्रूणीय अवस्था के दौरान जो शिशु में यह रोग उपस्थित होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग है, वह रोग व्यक्ति के जो भ्रूणीय अवस्था थी उस दौरान वह रोग उपस्थित था या नहीं, तो वह रोग भ्रूणीय अवस्था में भी उपस्थित होता है। और आनुवांशिक रोग क्या होते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, और इस दौरान जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए है, उसमें जो उपस्थित क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं, उनमें आने वाले विकारों के कारण ये रोग होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा डिजीज, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग। इसमें क्या होगा, ये तो हमने देख लिया कि एक जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित है, किस कारण, क्रोमोसोम्स के विकार के कारण। लेकिन इन रोगों में क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसमें जन्म से रोग उपस्थित ना होकर जो बाकी की जीवन अवधि है उस दौरान व्यक्ति में वह रोग आ जाते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, जिसे हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। अब और इसकी दूसरी टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या फिर असंक्रामक रोग। इसका भी आप नाम से पता कर सकते हैं। वे रोग जो कि संक्रमण के माध्यम से व्यक्तियों में फैलते हैं, यानी कि व्यक्तियों के आपस में संपर्क में आने से संक्रामक रोग फैलते हैं, जबकि असंक्रामक रोग व्यक्तियों के संपर्क में आने से नहीं फैलते। तो ये था इनकी दोनों की टाइप, मानव रोग की टाइप्स। तो आज के टॉपिक में हम जो सारे बाकी के रोग पढ़ेंगे वो इन तीनों कैटेगरी में पढ़ेंगे, यानी कि आनुवांशिक रोग, दूसरा संक्रामक रोग और तीसरा असंक्रामक रोग। तो आगे हम देखेंगे कि जो आनुवांशिक रोग हमारे शरीर में कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिजीज अर्थात आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी कि जो आनुवांशिक रोग है, मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों में विकार के कारण होते हैं। और हमारे शरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 22 जोड़े।
यानी कि 22 पेयर्स या 22 जोड़े हमारे शरीर में गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। 22 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम्स टोटल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 46 का तात्पर्य है कि इस 46 में से यहाँ पे 23 आएंगे, 23 जोड़े हमारे शरीर में होते हैं, तो 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वे उन्हें हम कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो हमारे बाकी की बॉडी फंक्शनिंग है उसको सुचारू रूप से करना, जबकि जो एक पेयर है तो उसका काम क्या होता है, ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है, जननांग है, उनकी फंक्शनिंग में मदद करते हैं। तो 44 यानी कि 23 में से जो 22 जोड़े हमारे कायिक क्रोमोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा हमारे सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण करता है। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में क्या होगा कि जो पुरुषों में 44, ये तो सेम ही होंगे सब में, 44 प्लस जो एक जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह होते हैं, और जबकि महिलाओं में 44 प्लस XX। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और कि हमारे शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, और मेल्स में 44 प्लस XY एंड फीमेल्स में 44 प्लस XX। तो अब स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिजीज अर्थात आनुवंशिक रोग। इसमें पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि हम कौन कौन से रोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड को हम यहाँ लिख लेते हैं समझाने में आपको। एडवर्ड, क्लिफेंटर सिंड्रोम, और लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो सभी सिंड्रोम हैं, इन सब में आप देखिए कि सिंड्रोम कॉमन आ रहा है। और सिंड्रोम होता क्या है, इन जो आनुवंशिक रोग है, इन रोगों के कारण हमारे शरीर में जो लक्षण दिखते हैं, इन सभी लक्षणों को हम सिंड्रोम कहते हैं। और इन सभी जो ये बीमारियां हैं इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए कि इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को हिंदी में भी डाउन सिंड्रोम ही कहते हैं। चलिए बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। इसमें क्या होगा, जो कि 23 जोड़ों में से, जो हमारे शरीर में जो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के मिलते हैं, 23 जोड़े में से जो हमारा 21वां जोड़ा होगा उसमें 2 क्रोमोसोम्स की अपेक्षा वहाँ 3 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो यानी कि 1 क्रोमोसोम्स की बढ़ोतरी हो रही है। और जब हमारे शरीर में 1 क्रोमोसोम्स की बढ़ोतरी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी। तो 1 क्रोमोसोम की बढ़ोतरी के कारण इस व्यक्ति में टोटल 46 की अपेक्षा 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और इस जो रोग है इसे हम मोंगोलॉइड रोग या मोंगोलॉइड डिजीज भी कहते हैं। और यह क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये रोग है इसके लक्षण मोंगोलॉइड जो व्यक्ति है उनके जो फीचर्स है फेस के, उनकी तरह दिखते हैं। जैसे कि इन व्यक्तियों में जो इनकी पलकें होती हैं वो ऊपर की तरह मुड़ जाती है, इनकी कर्ल हो जाती है। और जो मोंगोलॉइड व्यक्ति है उनकी भी जो पलकें होती है ऊपर की तरफ कर्ल होती है। इसके अलावा इन व्यक्तियों में आप देखेंगे कि जो उनका मानसिक विकास है वह रुक जाता है, शरीर का जो कद है वह भी छोटा रह जाता है और सिर छोटा होता है। तो ये था डाउन सिंड्रोम। अब नेक्स्ट पटाउ सिंड्रोम। पटाउ और एडवर्ड सिंड्रोम को हम साथ साथ ले लेते हैं। इन दोनों सिंड्रोम में क्या होता है कि वे महिलाएं जो कि 35 वर्ष से अधिक है और 35 वर्ष के उम्र के बाद जो गर्भवती हो रही है, उनकी जो आने वाली संतान है उनमें चांसेस रहते हैं कि ये दोनों बीमारियां हो सकती है, पटाउ और एडवर्ड सिंड्रोम। लेकिन जो पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा कि जो 15वां जो गुणसूत्र है
15 जो हमारा गुणसूत्र है उसमें 2 क्रोमोसोम की बजाय, यानी कि 15 जोड़े में 2 क्रोमोसोम्स की बजाय इसमें भी 3 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस तरह या इसी की तरह इसमें भी 1 क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो रही है, और जब 1 क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइजोमी। ये मैंने गलत लिख लिया यहाँ पर, ये भी क्या है, ट्राइजोमी, यानी कि जब 1 क्रोमोसोम्स की बढ़ोतरी हो जाए उस कंडीशन को हम कहेंगे ट्राइजोमी। और यहाँ भी व्यक्ति में 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो एडवर्ड सिंड्रोम में 18वां क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होता है, इसके कारण इसमें भी जो 18वां क्रोमोसोम्स है उसमें 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, जिससे कि इसमें भी 47 गुणसूत्र व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। पटाव सिंड्रोम में जो व्यक्ति है उसका लीवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, और अक्सर देखा गया है कि इस सिंड्रोम के जो व्यक्ति हैं उनमें जो उंगलियां हैं उनकी 5 की बजाय 6 हो सकती है। इसी तरह जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें वैसे तो जो व्यक्ति है वो जन्म के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर वो बाई चांस उसकी मृत्यु ना हो पाए तो व्यक्ति में किडनी से संबंधित बीमारियां एवं और उसका जो विकास है वह भी रुक जाता है। तो ये था एडवर्ड सिंड्रोम। अब हमारा नेक्स्ट है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होगा, जो हमारा 5वां जोड़ा है क्रोमोसोम्स का, उसमें क्या होगा कि जो जैसे ये मान लीजिए क्रोमोसोम्स है, ये 5वें क्रोमोसोम में 2 जोड़े मिलते हैं, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स की जो एक भुजा है वह कट जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है, क्राइडू-चैट हो जाएगी। और इस बीमारी में क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसकी आवाज़ बिल्ली की आवाज़ की तरह हो जाती है। और इस बीमारी का लक्षण क्या है कि जो व्यक्ति है ठीक से बोल नहीं पाता और उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। तो यह था क्राइडू-चैट। नेक्स्ट क्लिफेंटर सिंड्रोम। क्लिफेंटर सिंड्रोम यह पुरुषों में होता है। इसमें क्या होगा कि जो हमने बात की थी कि पुरुषों में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम्स या काई क्रोमोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स XY। तो इसमें XY ना होकर इसके दो क्रोमोसोम्स ना होकर इसमें क्या होंगे, 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक X क्रोमोसोम्स इसमें ज़्यादा होगा, जिससे कि क्लिफेंटर सिंड्रोम के व्यक्ति में भी 47 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो ये था क्लिफेंटर सिंड्रोम के बारे में। और इसमें जो व्यक्ति में क्या लक्षण होंगे कि जो पुरुष है उसका जो कद है वह नॉर्मल से काफ़ी अधिक लंबा हो जाता है, व्यक्ति नपुंसकता का शिकार हो जाता है, उसमें जो स्पर्म्स या फिर उसके टेस्टिस है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाते, और साथ ही जो व्यक्ति में जो स्तन का विकास हो जाता है। और व्यक्ति अगर पुरुषों में स्तन का विकास हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया किसमें पाया जाता है, क्लिफेंटर सिंड्रोम बीमारी में। अब हमारी लास्ट बीमारी है, रोग है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। महिलाओं में हमने देखा था कि 44 काई क्रोमोसोम्स प्लस ये 2 सेक्स ऑर्गन्स 44 प्लस XX। इसमें लेकिन क्या होगा कि 44 ये तो सेम रहेंगे, लेकिन जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है XX, इसमें से एक जो X क्रोमोसोम है यह घट जाएगा, यानी कि सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है। यानी कि महिला में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब किसी व्यक्ति में एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की कमी हो जाए तो उस डिजीज कंडीशन को हम कहते हैं मोनोजोमी। तो याद रखिएगा, मोनोजोमी किसका लक्षण है, टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम की जो महिलाएं हैं उनका कद छोटा रह जाता है, उनमें स्तन का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, उनका जो अंडाशय है अंडाशय भी ठीक से कार्य नहीं करता, और ये महिलाएं बांझपन का भी शिकार हो जाती हैं। तो ये थी सारी जेनेटिक डिजीज जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से इसे हम मोनोजोमी होता है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है, जबकि इन तीनों में ट्राइजोमी यानी कि एक क्रोमोसोम्स की बढ़ोतरी होती है। तो आगे हम 2 डिजीज और देख लेंगे आनुवांशिक रोग में। तो जो एक डिजीज है हमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं।
और रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वप्रथम यह इंग्लैंड के राजसी परिवार में देखी गई है बीमारी, इसलिए इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम्स होता है, पुरुषों और महिला में दोनों में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इस पर इस बीमारी का जीन उपस्थित होता है। यानी कि यह बीमारी किस क्रोमोसोम के कारण होती है? एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है, और यह बीमारी अधिकतर पुरुषों में होती है। और हीमोफीलिया बीमारी में क्या होगा कि जो हमारा रक्त है उसमें थक्का नहीं जम पाता, यानी कि अगर किसी को चोट लग गई है तो वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिससे कि व्यक्ति में अधिक ब्लीडिंग होती है। तो ये था हीमोफीलिया के बारे में। तो यहाँ हमने सारे आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम उपार्जित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि है 2 टाइप का है, संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक रोग हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम असंक्रामक रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में देखेंगे। तो असंक्रामक रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इस डिजीज में हम इसके पहले टाइप्स देख लेंगे, कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले एलर्जी। एलर्जी भी असंक्रामक रोग का उदाहरण है। कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीज या हीनताजन्य रोग। डिजेनरेटिव डिजीज या हरासित जन्य रोग। तो ये था, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एलर्जी है। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक सामान्य वर्ड है जिसे हम डेली जो हमारी लाइफस्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को धुएं से एलर्जी होती है, तो किसी को आप प्रदूषण से भी एलर्जी होती है। एलर्जी से क्या होता है? तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशील हो जाता है। आपने कईयों से सुना होगा कि किसी को मशरूम से भी एलर्जी होती है, कि वो मशरूम खाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति मशरूम खाएगा तो उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो यानी कि हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को मशरूम से एलर्जी है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशील हो जाए तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। उसके बाद कैंसर। कैंसर में क्या होगा कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसमें अनियंत्रित विभाजन होता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन के कारण क्या होगा कि इन कोशिकाओं के कारण हमारे शरीर में ट्यूमर का निर्माण हो सकता है। तो ये था कैंसर के बारे में। अब आगे डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। और ये रोग प्रोटीन की कमी से या विटामिन की कमी से हो सकते हैं। विटामिन से संबंधित जितने भी रोग हैं हमारे शरीर में हो सकते हैं, जो विटामिन की कमी के कारण होंगे, वो सभी मैंने विटामिन की जो वीडियो है वहाँ आपसे डिस्कस किया है। वहाँ मैंने विटामिन की कमी से होने वाले सभी रोगों के बारे में डिस्कस किया है कि वह रोग कैसे होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए, मतलब उन रोगों को ठीक करने के लिए हम किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि वह रोग ठीक हो जाए। तो आप ये विटामिन के बारे में समझने के लिए मेरी विटामिन की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस विटामिन की वीडियो का लिंक दे दूंगी। उसके बाद डिजेनरेटिव डिजीज को हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक जो कि हृदय से संबंधित है और दूसरी जो कि रक्त से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली डिजीज यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि प्रोटीन की कमी से या फिर विटामिन की कमी से हमारे शरीर में हो सकती है। तो विटामिन की कमी तो हम देखेंगे नहीं, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो मेन रोग हैं वे है मरस्मस रोग और दूसरा है क्वाशियोरकर रोग। मरस्मस रोग की हम बात करें तो
हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मान लीजिए हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वह लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। और हमारे शरीर में ग्लूकोज का क्या काम है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब अगर कोई व्यक्ति है जिसने खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया है, यानी कि वह भूख से ग्रस्त है, तो उसमें एनर्जी तो होगी नहीं। तो वो क्या करेगा कि जो हमारे लीवर में एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन स्टोर है, उसके ग्लाइकोजन से उसके शरीर में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि वह एनर्जी ले सके। तो यह ग्लूकोज कम से कम आधा दिन उस व्यक्ति को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब हमारे शरीर में ग्लूकोज पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद व्यक्ति में फैट्स या वसा का टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति फैट से एनर्जी गेन करता है। लेकिन अगर व्यक्ति में फैट्स भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, उसके बाद शरीर में प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इसी प्रोटीन की कमी के कारण व्यक्ति में मैरस्मस रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मैरस्मस रोग क्यों हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भूखमरी का शिकार है, यानी कि भूख से ग्रस्त है, तो अंत में क्या होगा कि प्रोटीन के टूटने के कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और व्यक्ति मैरस्मस का शिकार हो सकता है। यह बीमारी जो है वो अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। और इस बीमारी में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वह दुबला पतला एवं कमज़ोर दिखता है, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मैरस्मस बीमारी। उसके बाद क्वाशियोकर। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यह बीमारी तो इसलिए हो रही थी क्योंकि व्यक्ति ने भोजन का सेवन ही नहीं किया है। लेकिन इस बीमारी में क्या होगा कि व्यक्ति भोजन का सेवन तो कर रहा है, लेकिन जो वह खाद्य पदार्थ ले रहा है उसमें प्रोटीन की मात्रा उचित नहीं होगी, यानी कि यह रोग भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और इस रोग में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वह रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और साथ ही जो व्यक्ति है उसका जो पेट और पैर फूल जाते हैं एवं उसकी जो आंखें हैं वह भी अंदर की तरफ धंस जाएगी और उसकी त्वचा पर सफ़ेद दाग होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जो त्वचा है वह पपड़ीदार हो जाती है। इसमें हमने बात किया था कि मैरस्मस में जो व्यक्ति है उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा, त्वचा पर पपड़ी जम जाएगी। तो ये था क्वाशियोकर के बारे में। तो हमने यहाँ देख लिया कि हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डिजेनरेटिव डिजीज, यानी कि हरासित जन्य रोग। हरासित जन्य रोग कौन से होते हैं? वे रोग जो कि हमारे शरीर में जो अंग है उनके नष्ट होने के कारण होते हैं, या डिजेनरेटिव डिजीज। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग ठीक से काम नहीं कर पाता या फिर अंग नष्ट हो जाए तो यह रोग हमारे शरीर में हो सकता है। इस रोग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला, डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, यानी कि वे रोग जो कि हृदय से संबंधित हैं। और दूसरा, डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि वे रोग जो कि रक्त से संबंधित है। तो डिजीज रिलेटेड टू हार्ट में हम पहला रोग पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। इस रोग में क्या होगा कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी की वह धमनी, पहले लिख लेती हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगी। आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? धमनी। यानी कि कोरोनरी आर्टरी, इसका काम क्या होता है? यह हमारे हृदय को यानी कि हार्ट को रक्त पहुंचाती है। तो इस दौरान क्या होगा, मान लीजिए यह कोरोनरी आर्टरी है, इसकी ये अंदर की दीवार है। तो कोरोनरी आर्टरी में अंदर की तरफ क्या होगा, इसकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है।
तो कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण क्या होगा कि जो इसका रक्त का जो प्रवाह होगा इस आर्टरी का वह बाधित हो जाता है, और रक्त के प्रवाह बाधित हो जाने के कारण यह जो हार्ट है उसे उचित मात्रा में रक्त प्रदान नहीं कर पाता, जिससे जो हार्ट की जो मांसपेशियां है यानी कि कार्डियक जो पेशी है, कार्डियक मसल्स, वह डेड हो जाती है, वह मर जाती है, जिससे कि व्यक्ति के सीने में तेज दर्द होता है और व्यक्ति को पसीना आने लगता है। तो ये था एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में। अब नेक्स्ट है हाइपरटेंशन या उच्च तनाव। यह रोग क्यों होता है? जब किसी व्यक्ति का जो बीपी है वह बढ़ जाए। हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm of Hg, लेकिन जब हमारा बीपी 120/80 से बढ़ जाए यानी कि लगभग 140/100 mm Hg के अराउंड आ जाए तो व्यक्ति उच्च तनाव यानी कि हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। इससे व्यक्ति तनाव में रहता है और जो उसकी जो धमनियां हैं, आर्टरीज है, वह आप सिकुड़ जाती है। तो ये था हाइपरटेंशन। और इसके बाद है हार्ट अटैक या हृदयाघात, या इसे आप दिल का दौरा भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में हृदय का काम क्या होता है कि यह कॉन्ट्रैक्शन बार बार सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि जो हमारा हृदय है वह धड़कन हमारी पैदा करता है, और इन धड़कनों के कारण क्या होगा, हमारे जो पूरा शरीर है इसमें शुद्ध रक्त का संचार होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हृदय अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में रक्त का संचार भी नहीं हो पाता, और जो हार्ट के एकदम काम करने के रुक जाने के कारण जो हार्ट बीट है, हमारी जो धड़कनें है वे भी रुक जाती है। तो इस डिजीज कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक या दिल का दौरा या हृदयाघात। इस कंडीशन में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये था वे रोग जो कि हृदय से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे वे रोग जो कि रक्त से संबंधित है। इसमें हम 2 रोगों के बारे में बात करेंगे। पहला एनीमिया और दूसरा है ल्यूकीमिया। एनीमिया में क्या होगा कि जो व्यक्ति में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कमी हो जाएंगी। तो रेड ब्लड सेल्स के कम होने से व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का उचित निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, और इसी को हम क्या कहेंगे? एनीमिया। एनीमिया के कारण क्या होगा कि व्यक्ति काफ़ी सुस्त पड़ जाता है, और जो व्यक्ति की त्वचा है वह पीली पड़ने शुरू हो जाती है। तो ये था एनीमिया, जिसमें कि रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के कारण क्या होता है, जो व्यक्ति के जो WBC है, यानी कि जो रक्त में हमारे WBC होते हैं, उनकी जो संख्या है वह बढ़ जाती है। तो और इन WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इसी को ल्यूकीमिया रोग कहते हैं। तो ये था असंक्रामक रोग के बारे में, और असंक्रामक रोग के जो बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी इसके कारण हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। अब हमारा एक टॉपिक रह गया, इसी के टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक रह गया है। वो कौन सा है? संक्रामक रोग, यानी कि वे रोग जो कि व्यक्तियों के आपस में संपर्क में आने से फैलते हैं। तो उन रोगों के बारे में हम अपने अगले आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।